फ्रेंड्स, हेलो बेटा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। बच्चों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर, जो कि है अड्डा कामयाबी का, अड्डा आप लोगों की कामयाबी का। बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना कम जरूर हुआ है परंतु खत्म नहीं हुआ है, और केवल घर में रह के ही बच्चों हम इसे खत्म कर सकते हैं। बिना किसी काम के, बिना इंपॉर्टेंट काम के अगर हम घर से ना निकले तो बच्चों कोरोना की चैन को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ अड्डा 24/7 बच्चों लेकर आया है आपके लिए विजय बैच को। किसको? विजय बैच को, जिसमें बच्चों विजय बैच के थ्रू आप घर में रहकर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, विजय बैच आपके आने वाले यानी कि सेशन 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्पेशली लेकर आया है, जिसमें बच्चों केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आप देख रहे हैं आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स की भी बच्चों तैयारी कराई जाएगी। केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ सभी स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम्स की तैयारी बच्चों कराई जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर पाएंगे। बच्चों, मैं आपको बैच के बारे में बताऊं तो विजय बैच में आपकी सभी स्ट्रीम्स, तीनों मेन स्ट्रीम्स जैसे कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। बच्चों, बिल्कुल फ्री में आपको सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट पढ़ के अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। बच्चों, अड्डा 24/7 के पास हमारे पास बहुत अच्छी और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को एकदम डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों सभी फैकल्टीज को बहुत ही एक्सपीरियंस और महारत हासिल है अपने अपने सब्जेक्ट में। तो उसी वजह से वो अपने बच्चों को, वो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल डिटेल में बच्चों हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा, आप केवल चीजों को रटकर पास नहीं होंगे बल्कि आपको हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चाहे बच्चों वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो या इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा और फिर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बच्चों, इसी के लिए विजय बैच ने अपने अलग अलग स्ट्रीम की टाइमिंग्स को यानी कि बैचेस को बना दिया है, ताकि आप लोगों की कोई भी क्लास ना छूटे। सबसे पहले अगर आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख रहे हैं तो यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स बच्चों नजर आ रही होंगी। जी हाँ, कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जो बैच शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। देख रहे हैं बच्चों आप, सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की क्लास के साथ आपका ये बैच बच्चों शुरू होता है। उसके बाद क्लास मूव करती है दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के साथ। एक दिन बच्चों अकाउंट्स और एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है आपकी रोज दोपहर 2 बजे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं मेरी, यानी कि शाम 4 बजे आपकी क्लास होती है मैथ्स की। शाम 4 बजे बच्चों आपकी क्लास होती है मैथ्स की। एक दिन बच्चों हम लाइव मिलते हैं क्लास में और एक दिन आपको आपकी क्लास का वीडियो मिलता है, पर रोज शाम 4 बजे हम मिलते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। और उसके बाद बच्चों आपका बैच एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपके बैच का एंड होता है। तो जिस तरह से यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स बच्चों दिख रही हैं, उसी तरह से आपके बाकी सभी स्ट्रीम के बैचेस की भी अलग अलग टाइमिंग्स हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर बच्चों देख सकते हैं, येलो कलर से आपको साइंस स्ट्रीम की टाइमिंग्स दिखाई हुई है, रेड कलर से कॉमर्स की और ब्लू कलर से आर्ट्स की। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जैसे कि इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, इनकी टाइमिंग्स आपको व्हाइट कलर से दिखाई है। और साथ साथ बात करूं बच्चों मैथ्स की, तो मैथ्स हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट है साइंस और कॉमर्स के लिए। साइंस और कॉमर्स के लिए तो हम दोनों को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैथ्स को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो रोज शाम 4 बजे मत भूलिए अपनी मैथ्स की क्लास अटेंड करना। एक दिन हम लाइव मिलेंगे और एक दिन आपको क्लास का वीडियो जरूर मिलेगा। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, रोज शाम 4 बजे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों,
आज हमारा मेन टॉपिक हम शुरू करेंगे जो चैप्टर 5 का कहीं ना कहीं लास्ट टॉपिक है। इसकी एक्सरसाइज बाकी है लेकिन टॉपिक लास्ट है। क्या? फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, इसका अर्थ क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन। पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन। उसके अलावा द्वितीय कोटि के अवकलज यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और माध्यमान प्रमेय यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम। तो बच्चों इन तीनों ही चीजों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि आपके चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है। इसके बच्चों टॉपिक देखिए कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, रोले प्रमेय यानी कि रोल्स थ्योरम, माध्यमान प्रमेय यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ उदाहरणों के साथ बच्चों हम इन्हें समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं यानी कि कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए ताकि सभी लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आपकी तरह आपके दोस्त भी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका। मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ बच्चों आज का अपना कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन जरूर कर लेना। वैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको अपने समझने के लिए नोट डाउन करना है तो जरूर कीजिएगा क्योंकि मैथ्स में बच्चों जितना लिखोगे उतना सीखोगे। इसीलिए अगर अपने नोट्स भी आप बनाना चाहते हो तो कॉपी पेन अपनी साथ साथ निकाल लो। आज का सफर हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों बात करें प्राचलिक रूपों के अवकलज की। प्राचलिक रूपों के अवकलज की तो यहां क्या लिखा है स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो तो दो चर राशि, कोई भी दो चर राशि है, मान लीजिए x और y के वेरिएबल्स में जो है आपको कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक फंक्शन दिया है जहां पर के बीच x इज इक्वल टू ft और y इज इक्वल टू gt के रूप में व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त करते हैं जहां पर t एक प्राचल है। सबसे पहले बच्चों प्राचलिक रूप क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखिए जब भी बच्चों कोई भी दो चर राशि हमें दियो, मान लीजिए x और y के टर्म में हमें अगर फंक्शंस दिए हुए हैं, उनके बीच कोई स्पष्ट या अस्पष्ट रिलेशन नहीं है, उनके बीच में कोई भी संबंध हम स्थापित नहीं कर पा रहे, लेकिन अलग अलग करने पर अलग अलग किसी और वेरिएबल के साथ दोनों का संबंध निकल के हम एक कॉमन रिलेशन बता सकते हैं। राइट, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। मान लीजिए कोई दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, मान लो x हमें दे रखा है cos t, y हमें दे रखा है sin t। ठीक है, तो बच्चों देखो x का भी कोई यहाँ पर डायरेक्ट संबंध नहीं है, y का भी नहीं है क्योंकि दोनों के जो फंक्शन है वो t की टर्म्स में है, दोनों के फंक्शन t की टर्म्स में है। तो जब भी हम x और y यानी कि किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बिठा पाते, डायरेक्ट रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता, क्लियर संबंध नहीं होता जब दोनों के बीच में, तब लेकिन अगर एक और चर को हम ले ले यानी कि जो एक ऐसा चर, एक ऐसा वेरिएबल बीच में आ जाए जिसकी हेल्प से हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अगर हम t को ध्यान दें, अगर हम t को ध्यान दें तो x की जो इक्वेशन है वो भी t की टर्म्स में है, y फंक्शन की जो इक्वेशन है वो भी बच्चों t की टर्म्स में है। तो जब हम इन दोनों ही फंक्शंस को अलग अलग जरूर हो पर किसी एक वेरिएबल के बेसिस पर दोनों का रिलेशन निकाल सके, क्योंकि दोनों की जो टर्म्स है वो t की टर्म्स में ही है, तो t को आधार मानकर हम दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, तब हम उसे प्राचलिक रूपों का अवकलज कहते हैं। और t यहाँ पर प्राचल अर्थात पैरामीटर बच्चों कहलाता है, एक ऐसा वेरिएबल जो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने में
हेल्प करता है वो प्राचल कहलाता है, और उसके अवकलज को यानी कि उसके डेरिवेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? प्राचलिक रूपों का अवकलज कहते हैं, यानी कि पैरामेंटिक डेरिवेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब अगर बात करें स्क्रीन पर लिखी हुई लाइन की, तो अगर x और y के बीच x बराबर ft यानी कि x का एक फंक्शन है t की टर्म्स में, y एक फंक्शन है g के, y में g एक फंक्शन दे रखा है t की टर्म्स में, तो दोनों के फंक्शन क्या है? t के रूप में है, जैसा कि हमने यहां देखा। ठीक है, तो इस व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर t एक प्राचल कहलाता है। इस तरह के फंक्शंस को, इस तरह के डेरिवेशन को बच्चों हम प्राचलिक रूपों में अवकलज ज्ञात करना कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट dy बाय dx हमें निकालना है। ठीक है, अब एक और चीज समझा रही हूं, dy बाय dx हमें निकालना है, अवकलज निकालना है, डेरिवेशन निकालना है, लेकिन x और y का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है तो हम dy बाय dx कैसे निकालेंगे? तब हम एक तीसरे यानी कि t मान लीजिए या कुछ भी p मान लीजिए, एक तीसरे वेरिएबल की हेल्प से इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे इसके लिए हम निकालेंगे dx बाय dt और दूसरे के लिए निकालेंगे dy बाय dt। क्यों? क्योंकि दोनों ही t का रिलेशन दर्शा रहे हैं। दोनों ही बच्चों क्या कर रहे हैं? t का रिलेशन दर्शा रहे हैं, t की टर्म्स का हमें रिलेशन दर्शा रहे हैं। ठीक है, और अब इसकी मदद से हम dy बाय dx निकाल सकते हैं, जैसे कि dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। तो इससे क्या होगा बच्चों? tt आपस में कट जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना? dy बाय dx जो हमें चाहिए। तो ये कहलाता है प्राचलिक रूपों का अवकलज, यानी कि पैरामेंटिक फंक्शंस का डेरिवेशन निकालने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसी बात को जो इतना हमने डिस्कस किया है, इसी को एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से बच्चों समझते हैं। क्या कहता है उदाहरण? यदि हम बात करें तो देखिए एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू a sin थीटा है, तो dy बाय dx ज्ञात करना है। dy बाय dx को बच्चों निकालना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई इशू नहीं है, मैथ्स है, मैं दोनों ही टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए अब यहां देखिए x हमें दे रखा है a cos थीटा, y हमें दे रखा है a sin थीटा। तो a तो कांस्टेंट है दोनों में ही, ठीक है, लेकिन x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन आपस में नहीं दिया हुआ। a की जो टर्मिनोलॉजी है वो थीटा के रूप में दी हुई है, a का जो फंक्शन है, x का जो फंक्शन है वो थीटा की टर्म्स में दिया है, y का जो फंक्शन है वो भी थीटा की टर्म्स में दिया है, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा बच्चों यहाँ पर प्राचल है। थीटा क्या है यहाँ पर? प्राचल अर्थात पैरामीटर है, जिसके आधार पर हम dy बाय dx को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमने माना कि x बराबर दे रखा है a cos थीटा, y बराबर दे रखा है a sin थीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। पहले x की बात कर लेते हैं। अगर बच्चों x की बात की जाए तो थीटा की टर्म्स में, तो हम अवकलन यानी कि डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यानी कि बच्चों इंग्लिश में क्या लाइन लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी तक जो हम x के टर्म में करते थे, अब थीटा की टर्म्स में करेंगे, क्योंकि दोनों ही थीटा को दिखा रहे हैं, दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही फंक्शन थीटा के रूप में हमें दिए हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा बच्चों? dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट ही रहेगा, cos थीटा का डेरिवेशन करेंगे तो माइनस sin थीटा, थीटा का तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि dx बाय डी थीटा हमें कितना मिल जाएगा? माइनस a sin थीटा। ठीक है, ये मिल गया बच्चों हमें dx बाय डी थीटा, यानी कि x का अवकलज, x का डेरिवेशन थीटा की टर्म्स में। अब बात कर लेते हैं दूसरे फंक्शन की। y हमें दिया है a sin थीटा। ठीक है, यहां भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि थीटा के टर्म्स में ही है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से देखेंगे बच्चों बिल्कुल, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हमने कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे?
dy बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा को निकालेंगे, कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा a, देखिए कांस्टेंट रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेशन कितना होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेशन कितना होता है, कॉस थीटा। कितना मिल गया हमें, dy बाय डी थीटा हो गया a कॉस थीटा। अब हमने dy बाय डी थीटा भी निकाल लिया, बहुत ध्यान से देखेंगे। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, dy बाय dx। क्या पूछा है, dy बाय dx। और हमने अभी तक दो चीजें निकाली हैं, dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा। हमें तो dy बाय dx चाहिए, यही प्राचलिक रूप से क्या अवकलज को ज्ञात करना है, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के थ्रू डेरिवेशन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमें निकालने के लिए बोला है dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे समझा था, पहले dy वाले टर्म को लेंगे, यानी कि dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। वैल्यू डाल देते हैं, dy बाय डी थीटा कितना निकला है बच्चों, a cos थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा कितना निकला है, माइनस a sin थीटा। यहां पर देख लेते हैं, a से a कट जाएगा, cos अपॉन में sin कितना होता है बच्चों, हम जानते हैं कि cos अपॉन में sin इज इक्वल टू होता है cot थीटा। माइनस में है, कितना हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि dy बाय dx की वैल्यू। तो इस तरह से हम दो अलग अलग चरों, दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में किसी एक वेरिएबल की हेल्प से रिलेशन एस्टेब्लिश करके dy बाय dx यानी कि अवकलज को, डिफरेंशिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बच्चों बात कर लेते हैं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आपके लिए सोशल मीडिया पैकेज को, जिसमें बच्चों अब अड्डा 24/7 स्कूल अवेलेबल है वहीं जहां पर है आप, यानी कि अब अवेलेबल है हम टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, तीनों ही सोशल मीडिया पेजेस पर, तीनों ही वेबसाइट्स पर, तीनों ही सोशल मीडिया चैनल्स पर अब हम अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। आप कहीं भी जहां आपको इजी लगे, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अड्डा 24/7 स्कूल में आपको हर क्वेरी का सॉल्यूशन बच्चों जरूर मिलेगा। आपको केवल क्या करना है, केवल आपको टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को बच्चों अपने फोन में डाउनलोड करना है, चाहे एंड्रॉइड हो या आईफोन, आपको डाउनलोड करना है और वहां जाकर केवल अड्डा 24/7 स्कूल को ज्वाइन करना है। अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को, पेजेस को ज्वाइन करना है। अब आप सोचेंगे भाई कि इससे हमारा क्या फायदा है। बच्चों अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आप अपने हर डाउट पूछ सकते हैं ग्रुप में डायरेक्ट टीचर्स से, आपको आपके हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। साथ में बच्चों आपको आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक उन ग्रुप्स में अवेलेबल होगा ताकि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे, और साथ साथ आपको आपके हर क्लास के पीडीएफ नोट्स और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों मिलेंगे इन ग्रुप्स में, इन चैनल्स में। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल इन तीनों ऐप्स को डाउनलोड करना है, अड्डा 24/7 स्कूल को ज्वाइन करना है, और उसके बाद आप एक ही जगह पर अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, है ना बच्चों। स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हम दोनों में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं बिना ये समझे कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। हम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की वीडियोस को बच्चों लेकर आए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। ठीक है, तो अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या होता है बच्चों, यदि f डैश x, हम जानते हैं कि डेरिवेशन ऑलरेडी क्या होता है, f डैश x होता है। ठीक है, अगर वो भी अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है, अगर f डैश x भी डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो हम x के सापेक्ष
पुनः अवकलन कर सकते हैं, यानी कि हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम जानते हैं, देखिए एक चीज मैं बता दूं, एफ एक्स होता है हमारे पास, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कहलाता है, प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। अब बच्चों यदि हमारे पास एफ डैश एक्स है और अगर ये भी डिफरेंशिएबल है, इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे और ये क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन। क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन हमें मिल जाएगा। तो बच्चों इसे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर तथा एफ डबल डैश एक्स से निरूपित करते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या फिर एफ डबल डैश एक्स से निरूपित करते हैं। यानी कि बायां पक्ष जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसका अर्थ क्या हो गया कि देखिए y होता है, मान लीजिए एफ एक्स, ठीक है, हम पहला अवकलज करते हैं, पहला डेरिवेशन करते हैं dy बाय dx कर देते हैं एफ डैश एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा डेरिवेशन करना है, यानी कि dy बाय dx करना है किसका, dy बाय dx का, यानी कि dy बाय dx करना है एफ डैश एक्स का, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसे निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट को ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझ लेते हैं। क्या दे रखा है बच्चों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमें दिया है कि यदि y बराबर x की क्यूब प्लस 10x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए y हमें कितना दिया है, x की क्यूब प्लस 10x, ध्यान से देखेंगे ये हमें दिया है। अब हम अगर इसका अवकलन करते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें अगर हम करेंगे, y हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए y क्या हो जाएगा, dy बाय dx, x की क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 10x का करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, ये हो गया। अब ये बन गई हमारी, मान लीजिए पहली इक्वेशन, क्या बन गई, पहली इक्वेशन। यहां तक हमने पहला डेरिवेशन निकाल लिया, पर हमें क्या बोला है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेशन निकालने के बाद पुनः दोबारा बच्चों उसको डेरिवेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो चलिए, यदि हम समीकरण 1 को यानी कि इक्वेशन 1 को x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, इंग्लिश में बच्चों क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, ये लिख देंगे। क्या मिलेगा अब हमें यानी कि करना है डी बाय डी एक्स, किसका, डी वाई बाय डी एक्स का, पहली इक्वेशन ये है हमारी, इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स करना है 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x का। आई होप बच्चों को यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर कहीं भी बच्चों को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं यहां पर अवेलेबल हूं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पढ़ के आपको बच्चों सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इसके आगे इसको हमें सेकेंड ऑर्डर में कैसे सॉल्व करना है। क्या मिलेगा बच्चों हमें, डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे, फिर से पावर रूल लगेगा, ये हो गया 6x प्लस, यहां पर बच्चों ध्यान से देखेंगे सेक स्क्वायर x है, क्या है, सेक स्क्वायर x। तो पहले स्क्वायर का यानी कि पावर का डेरिवेशन करेंगे, कितना हो जाएगा 2 sec x, पहले पावर का कर दिया।
अब sec x का करेंगे यानी कि थीटा करेंगे, ये आपको करना आता ही है, मैं फिर भी आपको बता रही हूं। sec x का करेंगे, sec x का डेरिवेशन क्या होता है? sec x tan x, ठीक है। पहले हमने पावर का किया 2 sec x हो गया, फिर sec x का करेंगे तो sec x tan x हमें मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x और tan x, ठीक है बच्चों। ये मल्टीप्लाई होकर sec स्क्वायर x tan x हमें मिल जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की जो आधारित है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। आई होप कि आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आया होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर बच्चों हमें दिया है y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। तो हमें सिद्ध करना है कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 5dy बाय dx प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है? 0 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। एक एक स्टेप पे ध्यान जरूर देंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें, y हमें दिया है 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, ठीक है बच्चों। ये हमने इसे मान लिया हमारी पहली इक्वेशन। क्या मान लिया? पहली इक्वेशन। आगे बात करते हैं, अगर हम x के सापेक्ष समीकरण 1 को अवकलन करें, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों आप समझ गए होंगे कि यदि हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कितना मिलेगा हमें? dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 बाहर ही रहेगा, डॉट e की पावर 2x का डेरिवेशन बच्चों करेंगे, कितना मिलेगा? e की पावर 2x ही मिलेगा। e की पावर x का डेरिवेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x ही होगा। अब हम पावर का करेंगे यानी कि 2x का करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि x के सापेक्ष करें तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 बच्चों कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का डेरिवेशन e की पावर 3x ही रहेगा, और 3x का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि अगर हम इसे बच्चों सॉल्व करें तो dy बाय dx कितना मिला हमें? 3 दूनी 6 e की पावर 2x प्लस 2 तिया 6 e की पावर 3x। ये क्या हो गया हमारा? दूसरा समीकरण, यानी कि सेकंड इक्वेशन जिसमें हमने dy बाय dx को ज्ञात कर लिया है। आई होप कि इतना आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए तो हमें पुनः अवकलन करना है, यानी कि अगेन डेरिवेशन करना होगा। क्या करेंगे हम? समीकरण 2 को x के सापेक्ष पुनः अवकलन, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यही हमें करना है। तो अब देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहां पर हमें करना है यानी कि d बाय dx, ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम दोबारा कर रहे हैं ना, तो d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। इतना आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखेंगे, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा, एक एक स्टेप को अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ जरूर आ जाएगा। चलिए क्या मिलेगा यहां से हमें? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर
इज इक्वल टू 6 e की पावर 2x का डेरिवेशन करेंगे, 6 बच्चों कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेशन करेंगे फिर से e की पावर 2x ही रहेगा, फिर से 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तोड़ तोड़ के करो, आराम से आपको क्लियर समझ में आएगा। प्लस 6 कांस्टेंट है लिख दिया, e की पावर 3x का डेरिवेशन करेंगे e की पावर 3x हो गया, 3x का डेरिवेशन करेंगे पावर का 3 हो गया। ठीक है, अब क्या मिलेगा, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 e की पावर 2x प्लस छेतिया कितना है बच्चों, छेतिया 18 e की पावर 3x। ये क्या हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, क्या हो गई बच्चों, तीसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से इंग्लिश में क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्या मिलेगा हमें जो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया है भाई क्वेश्चन में हमें कि d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y कितना हो गया, यानी कि ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, माइनस 5 इंटू में दूसरी इक्वेशन प्लस 6 इंटू में पहली इक्वेशन। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको लिखकर बच्चों, कितना मिल जाएगा हमें। यहां पर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स कितना निकला है, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 इंटू करेंगे किसके साथ, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 इंटू करेंगे पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, ये मिल गया इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है, सब वैल्यूज को डालते हैं यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पर क्वेश्चन की इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 5 6 30 e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस 30 e की पावर 3x प्लस कितना हो जाएगा, 6 18 e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 3x। ठीक है, अब बच्चों e की पावर 3x वालों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और 2x वालों को एक साथ। यहां देखिए e की पावर 2x 12, e की पावर 2x 18, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 30 e की पावर 2x, यहां पर क्या है माइनस 30 e की पावर 2x, यहां पर 3x की पावर e की पावर 3x के लिए बच्चों देखेंगे 18 प्लस 12 कितना हो गया प्लस 30 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 3x यहां पर है, कितना हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा इससे, ये इससे, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 हमारा हो गया बच्चों क्या आंसर। यही हमें सिद्ध करना था, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि किस तरह से हमें ये इक्वल टू 0 मिला। तो इस तरह से बच्चों हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है बच्चों, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स का, डाउट्स का सॉल्यूशन के साथ आपको अगली क्लास में मिल सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, यानी कि प्रमेय अर्थात थ्योरम्स की। दो थ्योरम्स की बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय, यानी कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले अगर रोले प्रमेय की बात की जाए तो बच्चों रोले प्रमेय के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, अगर f सच दैट इस तरह है ए बी में कि r से वो बिलोंग करता है, f क्या है ए बी टू दी r है, यहां पर संवृत अंतराल यानी कि जो आपका क्लोज्ड इंटरवल है, संवृत अंतराल क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में संतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस और विवृत अंतराल, विवृत कौन सा होता है, ओपन ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल। ठीक है,
तो विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है। अगर क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन में डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो क्या कहती है रोल्स प्रमेय कि जहां पर भी ए बी में किसी ऐसे अस्तित्व सी का अस्तित्व होगा कि एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि रोल्स प्रमेय के अनुसार अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 0 के। ये है बच्चों आपकी रोल्स थ्योरम। सिर्फ इतना ही कहती है रोल्स थ्योरम, इसी के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना है। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगली थ्योरम यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को, अर्थात माध्यमान प्रमेय को। तो बच्चों माध्यमान प्रमेय के अनुसार अगर f सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी टू आर अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस तथा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल अवकलनीय है, तो अंतराल में c का अस्तित्व ऐसा होगा कि f डैश c बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। क्या होगा बच्चों, एफ डैश सी कैसे निकालेंगे माध्यमान में, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये दोनों ही थ्योरम्स का एफ डैश सी निकालने का बच्चों तरीका है, यही हमें सॉल्व करके दिखाना होता है दोनों ही थ्योरम्स में। तो चलिए एक एक उदाहरण के साथ दोनों को समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है, पहला उदाहरण कहता है कि फलन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके लिए रोले प्रमेय को यानी कि रोल्स थ्योरम को हमें सत्यापित करना है, यानी कि बच्चों प्रूफ करके दिखाना है। जब a बराबर हो -2 और b बराबर हो 2, ठीक है, तब किस तरह से बच्चों हम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हमें y कितना दे रखा है, y दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ ए। हम y को fx भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि fx कितना दिया है हमें, fx एक तरीके से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ ए निकाले तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2, कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 6। एफ बी की बात करें तो कितना है 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो बच्चों एफ ए और एफ बी हमारे बराबर हो गए। ठीक है, एफ ए और एफ बी हमारे बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे। इक्वल आ चुके हैं, यानी कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों। स्टेप्स देख लीजिए, पहले एफ ए एफ बी निकाला, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा, f डैश x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 0 यानी कि f डैश x कितना हो गया 2x। ठीक है बच्चों, f डैश x कितना हो गया 2x। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा गया है कि f डैश c बराबर हो जाता है 0 के, किसमें, रोल्स थ्योरम में। रोल्स थ्योरम में क्या होता है बच्चों, f डैश c बराबर हो जाता है 0 के। तो f डैश c कैसे निकलेगा, f डैश c कितना हो जाएगा बच्चों 2c। जब f डैश x बराबर है 2x तो f डैश c कितना हो जाएगा 2c, यानी कि 2c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 0। अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, c का मान निकालना है। c का मान कितना मिल गया हमें 0 मिल गया, तथा हम क्या कह सकते हैं, यहां देखिए c बराबर 0 जो है, जो हमारा इंटरवल था c इक्वल टू 0 बिलोंग करता है -2 से 2 के बीच। ये 0 बच्चों -2 से 2 के बीच वैल्यू आती है। अगर हम इसे नंबर लाइन पे भी देखेंगे -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो 0 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। अतः हम क्या कहेंगे कि रोले प्रमेय सत्यापित है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं माध्यमान प्रमेय के उदाहरण की, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के एग्जाम्पल की। मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों कैसे निकाली जाती है, देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें
एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर दिया है, एफ एक्स बराबर कितना दिया है बच्चों, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पर अब हम जानते हैं कि माध्यमान प्रमेय क्या कहती है कि एफ डैश सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमें क्या क्या चाहिए, एफ बी चाहिए और एफ ए चाहिए। यहां पर बच्चों अंतराल में दे रखा है 2 और 4, ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 4। यानी कि अगर एफ ए की बात की जाए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। एफ बी की बात की जाए तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, एफ ए और एफ बी बच्चों हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। कितना हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ डैश सी बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा 2c। ठीक है, अब इस प्रमेय के रूल को लगा के c का मान निकाल लेते हैं। एफ डैश सी बराबर है कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना निकाला है बच्चों हमने, 2c इज इक्वल टू एफ बी कितना निकला था 16 माइनस एफ ए 4, बी कितना दे रखा है बच्चों 4 माइनस 2, कितना निकल जाएगा 2c इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 1 मिनट, 16 में से 4 गए 12, हाँ कितना हो गया बच्चों 6। तो 2c इज इक्वल टू 6। हमें c का मान चाहिए, c बराबर कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। कितनी आ गई 3। अब देखिए c इक्वल्स टू है कितना 3, जो बिलोंग करता है 2 और 4 के बीच में। नंबर लाइन पे देखोगे बच्चों अगर तो 1 2 3 और 4, 2 और 4 के बीच में 3 लाई करता है, यानी कि ये जो है इसका सही मान है, c का सही मान 3 ही है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट करती है, सत्यापित हो गई है माध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम प्रश्नों को हल करते हैं। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया किस किस का। आगे हम देखेंगे, हमने डिस्कस किया फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज के बारे में, द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में, रोले थ्योरम के बारे में और माध्यमान प्रमेय के बारे में कि किस तरह से इनको क्या होते हैं, ये इनके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अब इसी के आधार पर बच्चों आने वाली क्लासेस में हम इनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दे दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि कल की क्लास में यानी कि सैटरडे की क्लास में बच्चों आपका एक मैराथन होने वाला है। सैटरडे की क्लास में आपका एक मैराथन होने वाला है फिजिक्स और मैथ्स का। फिजिक्स और मैथ्स का दोपहर कितने बजे से बच्चों, दोपहर 1 बजे से लेकर 5 घंटे तक ये मैराथन चलने वाला है। तो अपनी तैयारी कीजिए, मैराथन में जुड़िए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, फिजिक्स और मैथ्स की और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी। तो बच्चों लाइव जरूर रहिएगा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे आगे इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।